नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। बीजेपी को मिले हजारों करोड़ रुपए जब्त हो सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और अब चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को मिले करोड़ों रुपए जब्त करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट जयेश के उन्नीकृष्णन और एडवोकेट विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वो चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की मांग की याचिका खारिज किए जाने के अपने फैसले की दोबारा समीक्षा करें। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जो चंदा दिया गया उसमें से करीब 80% अकेले बीजेपी को मिला था और इसी के चलते बीजेपी पहले से ही सवालों के घेरे में थी। न सिर्फ पार्टी बल्कि मोदी सरकार भी इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से मिला डेटा सार्वजनिक कर दिया था। बीजेपी सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और अब इस योजना से मिले चंदे की जब्ती की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चुनाव को लेकर राज्य में सियासी घमासान लगातार जारी है। सभी पार्टियां मैदान पर हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। इस बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसे लेकर सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि बिधूड़ी आप कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकी देने का काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस ने भी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को लेकर एक खुलासा किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी हुई विधायक शरद चौहान की एक ऑडियो क्लिप सुनाई, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में सिसोदिया शराब नीति के तहत गैर कानूनी तरीके से पैसे जुटाकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कथित शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी की मुस्तफाबाद में रैली होने वाली थी। इसे लेकर तैयारियां भी तेज थी, लेकिन गले में इन्फेक्शन और खराब सेहत की वजह से राहुल गांधी की ये रैली रद्द कर दी गई। बता दें कि खराब सेहत की ही वजह से राहुल गांधी 22 जनवरी को इंद्रलोक में प्रस्तावित रैली में भी शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी रिकवर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वो दिल्ली चुनाव में उतरे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किराड़ी, जनकपुर और करोल बाग में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। एनडीए में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। एकनाथ शिंदे पहले ही नाराज है। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसने चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया है। ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है, नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। वीडियो के आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच बातचीत हो गई है और सब कुछ फाइनल हो चुका है। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि अजीत पवार बड़ी जल्दबाजी में एक कमरे में एंटर हो रहे हैं। उस कमरे के बाहर प्रेसिडेंट लिखा है। साफ तौर पर यह कमरा एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार का है। इस दौरान अजीत पवार हड़बड़ी में भी नजर आए। बाद में उन्हें इशारे से बताया गया और वो एक कमरे में प्रवेश कर गए। इससे पहले एक तस्वीर भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। तस्वीर है शरद पवार और अजीत पवार की, जिसमें वो एक मंच पर एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर पुणे के वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के वार्षिक आम बैठक की है। गौरतलब है कि चाचा भतीजे के साथ आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं। जाने अनजाने दोनों दिग्गज नेता भी इस बात के संकेत देते रहे हैं। हाल ही में बारामती में कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान भी शरद और अजीत पवार साथ आए थे। इसके बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बीच भी कुछ चर्चाएं हुई। दोनों अगल बगल बैठी दिखी थी, लेकिन चर्चा तब आगे बढ़ गई जब 23 जनवरी को एक बार फिर चाचा भतीजे साथ आए। अजीत और शरद पवार की एक बंद कमरे में लंबी बातचीत भी हुई है। इस घटना के बाद से ही सियासी महकमे में हलचल है कि पवार परिवार वापस साथ आने वाला है। बिहार में एक बार फिर गैंग वॉर शुरू हो गया है। मोकामा के पूर्व विधायक और नीतीश के करीबी अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनंत सिंह पर आरोप है कि वो मोकामा के जलालपुर गांव में एक विवाद को लेकर पंचायत करने पहुंचे थे। इसी दौरान सोनू मोनू गैंग से उनका टकराव हो गया। दोनों गैंग के बीच 100 राउंड फायरिंग की भी खबर है। ग्रामीणों की माने तो शाम 4:30 बजे पूर्व विधायक पहुंचे थे, जिसके बाद गोलियां चली। अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू से उनके आदमी बात करने गए तो उन्होंने फायरिंग की, जबकि गांव वालों का कहना है कि पूर्व विधायक खुद फायरिंग कर रहे थे।
गोलीबारी के बाद पटना पुलिस रात भर अलर्ट मोड में रही। ग्रामीण एसपी ने आधी रात तक पंचमहला थाने में हाई लेवल मीटिंग की। उसके बाद केस दर्ज किया गया। वहीं एफएसएल की टीम घटना के 9 घंटे बाद रात करीब 12 बजे मौके पर पहुंची और फायरिंग के निशान और गोलियों का खोखा चुनती नजर आई। इस बीच अनंत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर उस गांव में जाएंगे। बात एफआईआर की है तो उन पर इस तरह की कई एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर से हमें डर नहीं लगता। दूसरी तरफ सोनू मोनू के परिवार के सदस्य आनंद भारद्वाज का दावा है कि अनंत सिंह 8-10 गाड़ियों में भरकर लोगों को लाए थे और घर के पास पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। अनंत सिंह खुद फायरिंग कर रहे थे। थानाध्यक्ष वहां नहीं पहुंचते तो अनंत सिंह और उनके समर्थक गोलियां बरसाते घर में घुस जाते और कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। इस बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाहर निकलकर देखे कि बिहार में सभी की स्थिति क्या है और पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान दीजिए। अपराधियों को जेल से छुड़ाया जा रहा है और छुड़ाने के बाद उनको यही करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है जो ये लोग बाहर निकलकर कर रहे हैं। इस घटना ने नीतीश प्रशासन को सवालों के घेरे में असम सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को डिटेंशन सेंटरों से जुड़े मामले को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने ये नहीं बताया कि विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में क्यों रखा जा रहा है, उन्हें उनके देश वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा। कोर्ट ने जीने के मौलिक अधिकार को सभी लोगों को अधिकार बताया। जस्टिस अभय एस ओका और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जीने का मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, ये सभी लोगों का अधिकार है, विदेशियों का भी। उन्हें तुरंत उनके देश वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बेंच 270 लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। ये लोग असम के डिटेंशन सेंटरों और ट्रांजिट कैंपों में बंद हैं। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार 270 विदेशी नागरिकों को ट्रांजिट कैंपों में बंद रखने के कारणों को रिकॉर्ड पर रखेगी, साथ ही बंदियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देगी। कोर्ट ने कहा कि लोगों को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसके अलावा उन्हें वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। ये इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वर्चुअली हाजिर होने का आदेश भी दिया है। साथ ही इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है, जिसके बाद असम सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भर के 200 से ज्यादा टोल प्लाजास पर ठगी के मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की वाराणसी और लखनऊ यूनिट ने मिर्जापुर के लालगंज स्थित अतरैला टोल प्लाजा से 3 जालसाजों को अरेस्ट किया है। आरोपियों ने ठगी करके NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आलोक कुमार सिंह ने MCA किया हुआ है और उसे सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी समझ है। उसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसे टोल प्लाजा के कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता था। यह सॉफ्टवेयर फास्ट टैग रहित वाहनों से वसूले गए दोगुने टोल शुल्क को NHAI के सिस्टम से अलग कर देता था। एसटीएफ के मुताबिक आरोपियों ने इस सॉफ्टवेयर को 42 टोल प्लाजा पर इंस्टॉल किया था। आरोपी पहले टोल प्लाजा में भी काम कर चुका है। आलोक कुमार सिंह ने बताया कि उसने यह गबन टोल प्लाजा मालिकों और प्रबंधकों की मिलीभगत से किया। ठगी से हासिल रकम को टोल कर्मियों और अपने साथियों के बीच बांटा जाता था। एसटीएफ ने आरोपियों से 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 5 मोबाइल फोन्स और 1 कार बरामद की है। इस तरह से इन्होंने अकेले एक टोल प्लाजा से अब तक 3 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया है और अब तक देश के 12 राज्यों के 42 टोल प्लाजा में NHAI के समानांतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब आरोपियों की धरपकड़ कर उनसे पूछताछ में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही तहलका मच गया है। उनके फैसलों की गूंज दुनिया के अलग अलग कोने में सुनाई दे रही है। खासकर अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक कार्यभार संभालते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। अमेरिकन संसद ने लेकिन रिले विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी देशों के लिए अनिवार्य है कि वो अमेरिका में अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने में सहयोग करें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका उन पर वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है। अब ट्रंप के इस फैसले ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, जिनमें एक प्रमुख नाम भारत का भी है। बात करें अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तो PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ अवैध प्रवासियों की सूची में मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद भारतीय इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का भारत पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इन हालात में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप के इन फैसलों का दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ जहां संसद में ये बिल पास हुआ तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने शरणार्थी, रिसेटलमेंट
प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही 27 जनवरी से पहले जिन शरणार्थियों को रिसेटल की मंजूरी दी गई थी उसे भी ट्रंप प्रशासन ने रद्द कर दिया है। उनके इस फैसले के बाद दुनिया भर में कई जगहों पर हजारों शरणार्थी फंसे हुए हैं। इसके साथ ही मैक्सिको की सीमा से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए ट्रंप ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। ट्रंप के रुख ने अवैध प्रवासियों समेत दूसरे देशों को भी चिंता में डाल दिया है।